हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आपको याद होगा प्रीवियसली हम लोगों ने गैल्वेनिक सेल, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, नर्स्ट इक्वेशन, उससे रिलेटेड सारे के सारे एस्पेक्ट्स और कंसंट्रेशन सेल, ये सब टॉपिक हम लोग क्लियर कर चुके हैं। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो हेडिंग लगा लें आप लोग, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो जानने की कोशिश करते हैं सबसे पहले कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है क्या, फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बेसिक्स को सीखेंगे और फिर इसके रिप्रेजेंटेशन को आज हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, इसको हम लोग सबसे पहले डिफाइन करते हैं। तो नोट कर लीजिए मेरे साथ साथ आप, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है? द सेल इन विच इलेक्ट्रिकल energy is converted into chemical energy। ये एक बेसिक डेफिनेशन है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का। अब इसमें जो एस्पेक्ट आ रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट बात है, उसको ज़रा हम लोग देखते हैं, ध्यान देते हैं। देखिए, इस सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में। तो गैल्वेनिक सेल में आपको याद होगा ये जस्ट अपोजिट है गैल्वेनिक सेल का। यानी कंपैरिजन ज़रा सा हम अगर कराएं तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट होती है और केमिकल एनर्जी आउटपुट होती है। किसमें? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। और अगर इसको अपोजिट हम कर दें, यानी केमिकल एनर्जी से अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जाएं, अगर केमिकल एनर्जी इनपुट होता और इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर आपका आउटपुट होता, तो वैसा सेल आपको याद होगा हमने क्या बताया था? गैल्वेनिक सेल बताया था। गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जस्ट अपोजिट है। गैल्वेनिक सेल में इनपुट में क्या रहता है? इनपुट में रहता है केमिकल एनर्जी, और गैल्वेनिक सेल के आउटपुट में क्या मिलता है? उस केमिकल एनर्जी से जो केमिकल एनर्जी रिलीज हुई वो कन्वर्ट हो जाती थी किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जबकि यहाँ क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट है, यानी आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे तब वो केमिकल एनर्जी में उसको कन्वर्ट करेगा, जो केमिकल रिएक्शन उसमें परफॉर्म होगा। अब चूंकि इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब देते हैं तब केमिकल रिएक्शन होता है और उसमें वो उस एनर्जी को कन्वर्ट करता है। तो इससे क्या पता चला? इससे हम लोगों को पता चला इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कुछ एस्पेक्ट्स जो सामने आई, वो क्या क्या बात आई? सबसे पहली बात कि इसमें जो इनपुट होगा वो क्या होगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और आउटपुट क्या होगा इसका? आउटपुट केमिकल एनर्जी। पहली बात। दूसरी बात, चूंकि इसमें रिएक्शन अपने से हो नहीं रहा है, आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देना पड़ रहा है इनपुट के तौर पर, तब वो केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होगा। तो ऐसे रिएक्शन, ऐसे फिनोमेना जो अपने से नहीं होते हैं, उनको परफॉर्म करवाना पड़ता है, वैसे प्रोसेस को आप क्या कहते हैं? वेरी गुड, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो इसका मतलब कि ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में रिएक्शन होगा वो कैसा रिएक्शन होगा? ये होगा नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। एंड वन मोर थिंग आपको याद होगा स्टूडेंट्स, नॉन स्पॉन्टेनियस जो भी प्रोसेस होते हैं हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। थर्मोडायनेमिक्स में भी आपको बताई गई है ये बात, और गैल्वेनिक सेल में तो कई बार ये बात आपको हमने बतलाया है। नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन के लिए गिब्स फ्री एनर्जी, जिसको हम लोग डेल्टा जी से सिंबलाइज करते हैं, इसका डेल्टा जी क्या होता है? पॉजिटिव। अगर ये स्पॉन्टेनियस होता तो डेल्टा जी निगेटिव, और अगर ये नॉन स्पॉन्टेनियस है तो उसका डेल्टा जी पॉजिटिव है। पॉजिटिव डेल्टा जी का मतलब हुआ कि आप सिस्टम को एनर्जी दे रहे हैं। देखिए, इनपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, यानी आप एनर्जी देंगे। जब आप सिस्टम को एनर्जी देंगे सो दैट कि वो वर्क परफॉर्म करे, तो उसकी एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी। एनर्जी बढ़ेगी, इसलिए वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। जबकि स्पॉन्टेनियस में सिस्टम खुद वर्क करता है, अपने से करता है,
जब वो अपने से वर्क करेगा तो उसकी एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। बहुत आसान सी बात है। तो गिब्स फ्री एनर्जी यानी डेल्टा जी उसका क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। कब, जब ये नॉन स्पॉन्टेनियस है तब। तो इतनी बात, इतनी एस्पेक्ट आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बेसिक्स में याद रखनी है। और एक बात हमने आपको सिखाया था, वो बेसिक आपको याद दिला दें कि एनोड क्या होता है और कैथोड क्या होता है। कैथोड और एनोड क्या होता है, इसको आप पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल पे बिल्कुल याद नहीं रखेंगे। हमने आपको बतलाया था कि इसको आप केमिकल रिएक्शन के बेसिस पर याद रखेंगे। वही फंडामेंटल है, चाहे गैल्वेनिक सेल पढ़ें आप, चाहे अभी आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ें। हमने आपको क्या सिखाया था, एनोड कौन होता है, एनोड वो होता है वेयर, याद रखेंगे इसको, हमेशा सही रहेगा। आप पॉजिटिव निगेटिव टर्मिनल से बिल्कुल मत याद रखें, वो बदल जाता है, गैल्वेनिक में अलग होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक में अलग हो जाता है। लेकिन ये क्राइटेरिया जो अभी हम आपको फिर से लिख रहे हैं वो हमेशा दोनों में ही सही होगा, वैलिड है दोनों में। वेयर ऑक्सीडेशन टेक प्लेस, वेयर ऑक्सीडेशन अकर्स या टेक प्लेस, जिस टर्मिनल पर ऑक्सीडेशन हो जाए, ध्यान दें स्टूडेंट्स, जिस पर ऑक्सीडेशन हो जाए वही क्या होता है, एनोड। और कैथोड क्या होता है, वेयर रिडक्शन टेक्स प्लेस, जहां रिडक्शन होगा वो क्या बनेगा, कैथोड। वेदर इट इज पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल, इससे आपको कुछ लेना देना नहीं है। ये असल फंडामेंटल क्राइटेरिया है उसको आइडेंटिफाई करने का। हाँ, अब याद रखने के लिए एक बात आपको हम बतला दें कि जो गैल्वेनिक सेल है, गैल्वेनिक सेल, और इधर क्या है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। आपको याद होगा कि गैल्वेनिक सेल में हमने बताया था एनोड निगेटिव होता है, गैल्वेनिक सेल में एनोड निगेटिव होता है, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आपका जो एनोड होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। देखा आपने, बदल गया। तो ये सब कोई फंडामेंटल क्राइटेरिया नहीं है। असल फंडामेंटल क्राइटेरिया क्या है, जहां ऑक्सीडेशन होगा उसे एनोड कहेंगे, और हम लोग इसको साबित भी करेंगे। तो इतनी बात आप जान गए। जब इतनी बात आप समझ गए तो इसी क्राइटेरिया को, कौन सी क्राइटेरिया को, यानी गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। गैल्वेनिक सेल के केस में जो रिएक्शन होता है, जो इनपुट होता है, वो इनपुट कौन सा है, केमिकल एनर्जी। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इनपुट आपका क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहाँ इनपुट केमिकल एनर्जी है, यहाँ इनपुट क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। गैल्वेनिक सेल जो होता है, इसका जो आउटपुट होगा, इसका आउटपुट जो होगा गैल्वेनिक सेल, और इधर क्या है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। गैल्वेनिक सेल में जो आउटपुट मिलेगा, केमिकल एनर्जी इनपुट दिया और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में उसने उसको क्या किया, कन्वर्ट कर दिया। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इनपुट क्या दिया आपने, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और आउटपुट इसमें आपको क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा आपको केमिकल एनर्जी। देख रहे हैं, एकदम अपोजिट है। गैल्वेनिक सेल में रिएक्शन अपने से परफॉर्म होते थे, इसलिए ये कैसा रिएक्शन है, स्पॉन्टेनियस। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में रिएक्शन करवाना पड़ता है, एनर्जी देकर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं तो रिएक्शन तब होता है, अपने से नहीं होता उसमें। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में चूंकि रिएक्शन करवाना पड़ता है, इसलिए ये क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। देखा आपने, तो ये डिफरेंसेस भी हो गया उसका, और जस्ट एक दूसरे के अपोजिट है। कंपैरिजन करने से आपको प्रीवियस बात रिपीट हो गई, याद भी आ गई, और नई बात पर पुरानी बात से रिलेशन भी स्टैब्लिश हो गया। अब हम आपको इसी क्राइटेरिया को कि एक दूसरे के अपोजिट हैं, उसका एक छोटा सा एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन बताएंगे स्टूडेंट्स। तो आप जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, अब हम लोग यहाँ आपको दिखलाते हैं एक्सपेरिमेंटल सेटअप एंड एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन कि कैसे कहेंगे कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल गैल्वेनिक सेल के अपोजिट वर्क करता है। तो देखिए, उसके लिए एक डायग्राम आपके सामने बना हुआ है। इस डायग्राम में हमने वही डायग्राम बनाया है जो आप प्रीवियसली गैल्वेनिक सेल के फंडामेंटल कंसेप्ट में पढ़ चुके हैं। आपको याद होगा कि उसमें दो कंटेनर था। लेफ्ट साइड आपका जो कंटेनर है उसमें जिंक एनोड है और जिंक सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर इसमें फिल कर दिया गया है। राइट साइड में जो कंटेनर है उसमें कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है और इसमें कॉपर की कैथोड को डिप कर दिया गया है। आपको याद होगा कि गैल्वेनिक सेल में, आई एम टॉकिंग अबाउट गैल्वेनिक सेल,
तो गैल्वेनिक सेल से इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कैसे प्रोसीड करेंगे अपोजिटली वो समझा रहे हैं। तो गैल्वेनिक सेल में आपको रिवीजन भी हो जाएगा। गैल्वेनिक सेल में जिंक निगेटिवली टर्मिनल जो एनोड था और ये कॉपर आपका पॉजिटिव टर्मिनल कैथोड था। इसमें जैसे ही रिएक्शन परफॉर्म होता है उस रिएक्शन के तहत आपको याद होगा जिंक से इलेक्ट्रॉन निकल के किस तरफ जाता है, कॉपर की तरफ जाता है। तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन किधर से किधर हुआ, फ्रॉम जिंक टू कॉपर। देख रहे हैं आप, जिंक टू कॉपर इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट होता है करंट का डायरेक्शन। तो करंट का डायरेक्शन फ्रॉम कॉपर टू जिंक है। इतनी बात आप समझ गए। तो ये सिचुएशन को हम यहाँ पास मेंशन कर देते हैं इन गैल्वेनिक सेल। इन गैल्वेनिक सेल क्या आपने देखा, इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम जिंक टू कॉपर इलेक्ट्रोड एंड करंट मूव्स फ्रॉम कॉपर टू जिंक इलेक्ट्रोड। और हमने क्या बताया था, अगर इसको स्टैंडर्ड बना दें, स्टैंडर्ड मतलब ये 1 मोलर कंसंट्रेशन के साथ है, ये 1 मोलर कंसंट्रेशन के साथ है। तो आपको याद होगा कि 1 मोलर कंसंट्रेशन पर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जब ले लेंगे तो इसके ईएमएफ का वैल्यू जो हम लोग वोल्ट मीटर से चेक करते हैं, उसके ईएमएफ का वैल्यू कितना मिला था स्टूडेंट्स, इन स्टैंडर्ड फॉर्म गैल्वेनिक सेल के ईएमएफ का वैल्यू हम लोगों को कितना मिला था, 1.10 वोल्ट। ये बात थी गैल्वेनिक की। एंड नाउ how can the galvanic cell is converted into electrolytic cell, or we can say that how can the electrolytic cell is opposite to that of the galvanic cell. Let us check it. Suppose case 1, अब हमने इसमें क्या किया, देखिए हमने ये किया कि इसमें हम एक्सटर्नल सर्किट में एक बैटरी को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो जैसे एक्सटर्नल सर्किट में एक बैटरी को हम ऐड करेंगे अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ ऑफ द गैल्वेनिक सेल, तो हमने क्या किया, एक्सटर्नल सर्किट में एक बैटरी को जोड़ दिया। ये बैटरी इस तरह से जोड़ा गया है जो इस पहले वाले गैल्वेनिक सेल के पोटेंशियल डिफरेंस का या ईएमएफ का अपोज करेगा। अब ये जो एक्सटर्नल सर्किट ने अपोज किया, इसमें हम कुछ केस को डिफाइन करते हैं। चलिए देखिए केस 1 सपोज कर लेते हैं। लेट केस 1 में इफ़ ईएमएफ ऑफ द एक्सटर्नल सर्किट, जिसको हमने ई एक्सटर्नल लिखा है, बोर्ड पर आप देख रहे हैं ई एक्सटर्नल, सपोज कर लीजिए कि ये वैल्यू ईएमएफ ऑफ एक्सटर्नल सर्किट लेस देन 1.10 वोल्ट है, यानी गैल्वेनिक सेल के ईएमएफ से एक्सटर्नल सर्किट का ईएमएफ वैल्यू क्या है, कम है। अगर ये वैल्यू उससे कम रहेगा तो वैसे एस्पेक्ट में, वैसे सिचुएशन में क्या होगा, वैसे सिचुएशन में क्योंकि अभी भी गैल्वेनिक सेल का वोल्ट ज़्यादा है, एक्सटर्नल सर्किट जो आपने अप्लाई किया है उसका ईएमएफ कम है, तो वैसे सिचुएशन में इस फिनोमेना पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस स्थिति में इलेक्ट्रॉन का फ्लो, इलेक्ट्रॉन विल फ्लो फ्रॉम किधर से किधर, जिंक टू कॉपर, जिंक टू कॉपर एंड करंट, और करंट का फ्लो किधर से किधर होगा, करंट विल फ्लो फ्रॉम कॉपर टू जिंक। अब धीरे धीरे आप ई एक्सटर्नल के वैल्यू को बढ़ाइए, ईएमएफ ऑफ एक्सटर्नल सर्किट के वैल्यू को धीरे धीरे अब हम बढ़ाते हैं, और बढ़ाते बढ़ाते एक ऐसे सिचुएशन पर पहुंचते हैं जहां पे ई एक्सटर्नल का वैल्यू जस्ट इक्वल हो जाता है गैल्वेनिक सेल के ईएमएफ यानी 1.10 वोल्ट के। यानी इफ़ ई एक्सटर्नल का वैल्यू बराबर हो जाए 1.10 वोल्ट के, तो वैसे सिचुएशन में क्या होगा, वैसे सिचुएशन में ना इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा ना करंट का फ्लो होगा किसी भी साइड से, यानी कि सेल आपका इक्विलिब्रियम में आ गया, वर्क करना ये स्टॉप कर देगा। दैट इज इलेक्ट्रॉन विल नॉट फ्लो फ्रॉम आइदर साइड, एंड ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, करंट बिकम्स जीरो। आपके करंट का वैल्यू क्या हो गया, जीरो, इलेक्ट्रॉन ही फ्लो नहीं कर रहा तो करंट जीरो। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस इज द केस नंबर 3। नाउ द केस नंबर 3, दिस इज द कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। बिल्कुल एस्पेक्ट को समझते चले जाए। अब आप इमेजिन कीजिए कि ई एक्सटर्नल के वैल्यू को बढ़ाते बढ़ाते हमने क्या किया, ई एक्सटर्नल के वैल्यू को हमने बढ़ाते बढ़ाते 1.10 वोल्ट से ज़्यादा कर दिया।
जैसे ही उसको आप एक्सटर्नल सर्किट को बढ़ा के 1.10 से ज़्यादा कर देंगे, वैसे सिचुएशन में अब अपोजिट फिनोमेना होगा। अपोजिट फिनोमेना का मतलब क्या हुआ कि अब इसका जो फ्लो है और इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है वो पलट जाएगा। आप देख रहे हैं ये एक्सटर्नल क्या हो गया, 1.10 से ज़्यादा हो गया। तो वैसे सिचुएशन में इलेक्ट्रॉन विल फ्लो, अभी किधर से किधर हो रहा था, जिंक से कॉपर की तरफ हो रहा था, अब किधर से किधर फ्लो होने लगेगा, उलट जाएगा, क्योंकि एक्सटर्नल सर्किट ने उसके फ्लो को, उसके डायरेक्शन को क्या किया, चेंज किया। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो फ्रॉम कॉपर टू जिंक, कॉपर से जिंक की तरफ होने लगेगा, और इलेक्ट्रॉन के अपोजिटली करंट होता है, एंड करंट का फ्लो किधर हो जाएगा, करंट विल फ्लो फ्रॉम, देख रहे हैं आप, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कॉपर से अब जिंक की तरफ हो रहा है, तो करंट का फ्लो जिंक से कॉपर होगा, फ्रॉम जिंक टू कॉपर। ये है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। किस बात के लिए, इस बात के लिए कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल गैल्वेनिक सेल के जस्ट अपोजिट वर्क करता है। आपने देखा कि एक्सटर्नल सर्किट में आपको करंट देना पड़ा, अपोजिट डायरेक्शन उसका रखना पड़ा ईएमएफ का, किससे अपोजिट, गैल्वेनिक सेल से। तो अपोजिट डायरेक्शन में जैसे ही एक्सटर्नल वैल्यू ईएमएफ इंक्रीज किया 1.10 से, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, करंट का मूवमेंट जस्ट सब क्या हो गया, अपोजिट हो गया। जबकि नॉर्मली यानी स्पॉन्टेनियसली अपने से किधर मूव कर रहा था, जिंक टू कॉपर, स्पॉन्टेनियस था। कॉपर टू जिंक तो अपने से हो नहीं रहा था। कैसे हुआ, जब आपने करंट दिया एक्सटर्नल सर्किट में, यानी इनपुट में आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया, तब इसका डायरेक्शन, तब इसका फिनोमेना उलट गया, यानी कि जो नॉन स्पॉन्टेनियस था कॉपर से अब जिंक की तरफ होने लगा। इनपुट में क्या दिया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और बदले में क्या मिलेगा, केमिकल रिएक्शन, केमिकल एनर्जी। तो ये उसके एक्सपेरिमेंटल एस्पेक्ट है। तो ये जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग इसके फंडामेंटल बेसिक कंसेप्ट को सीखते हैं जल्दी से इसमें, उसके बाद हम लोग इसके रिप्रेजेंटेशन पर भी वर्क करेंगे। तो उसे नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स आप। एंड नाउ कम टू द अनदर पॉइंट, द बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। जो बात अभी आपको बताई गई है ये सब बहुत ही फंडामेंटल एस्पेक्ट हैं। गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के डिफरेंसेस आपको याद रखने हैं। एनोड कैथोड क्या होगा, इन सब बातों को आपको याद रखना है। अब हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं और इसके इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बेसिक फंडामेंटल एस्पेक्ट को देखते हैं, मैकेनिज्म को जानते हैं कि आखिर उसमें होता क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होता क्या है। तो देखिए, उसको समझने के लिए हम लोग एक रफ डायग्राम बनाते हैं। मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बहुत आसान है। फंडामेंटल कंसेप्ट को समझेंगे अगर आप, तो आप बहुत आसानी से इसको अपने आप ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए, ये हो गया एक कंटेनर, इस कंटेनर में हमने इलेक्ट्रोड ले लिया और इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट्स को फिल कर दिया गया। इसमें क्या भर दिया गया, इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो आयनिक कंपाउंड होता है। तो ये एक इलेक्ट्रोलाइट है, आयनिक कंपाउंड, जो कि आयंस का बना होता है। ये किसका बना होता है, मेड ऑफ आयंस, यानी के कटायंस एंड अनायंस। तो सिंबॉलिकली हम इसको कटायन C पॉजिटिव और अनायंस को A निगेटिव लिखेंगे ताकि आपको समझाने में हमको आसानी हो। सिंबॉलिकली आप याद रखेंगे। तो कोई भी इलेक्ट्रोलाइट्स इसमें हमने फिल कर दिया। जनरल केस के लिए मान लीजिए इलेक्ट्रोलाइट है Ca, कटायन और अनायन से मिलकर बना हुआ। ये जब टूटेगा इसमें तो किस में टूटेगा, C पॉजिटिव प्लस A निगेटिव में ये टूट जाएगा। अब देखिए, ये जो इलेक्ट्रोड हमने लगाया है, ये इलेक्ट्रोड है प्लैटिनम की, ये इलेक्ट्रोड है प्लैटिनम की, दोनों सेम मटेरियल का इनर्ट इलेक्ट्रोड हमने लिया है। प्लैटिनम एक लीस्ट रिएक्टिव या इनर्ट मेटल है, तो हमने इनर्ट इलेक्ट्रोड लिया। रिएक्टिव इलेक्ट्रोड लेते तो क्या होता, वो सब एस्पेक्ट हम लोग आगे में जानेंगे। अभी हम लोग
इनर्ट इलेक्ट्रोड पर वर्क करते हैं। और हमने क्या किया, इसको क्या किया, इसको वायर से कनेक्ट कर दिया गया। अब वायर से कनेक्ट किया तो चूंकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, तो अभी आपको क्या बताया गया, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इनपुट में क्या देना होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देनी होगी। तो जब आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देनी होगी तो आपको इसमें बैटरी जोड़ना होगा, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। तो हमने इसको कनेक्ट कर दिया, ये हो गया आपका पॉजिटिव टर्मिनल, ये हो गया आपका निगेटिव टर्मिनल। एंड नाउ अब आपको रखना नहीं, ये निगेटिव टर्मिनल एनोड है, पॉजिटिव टर्मिनल कैथोड है, सो दैट प्रोसेस से आइडेंटिफाई करेंगे। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे स्टूडेंट्स, यही है मैकेनिज्म, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल विच गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट वेदर द कटायन और अनायन विल मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल और द निगेटिव टर्मिनल। सो बी केयरफुल। तो ध्यान दें आप कि इसमें हो रहा क्या, बेसिकली कटायन कैसे जाएगा और अनायन कैसे जाएगा, किस पर मूव करेगा, और हम लोग कैसे साबित करेंगे कि एनोड कौन हुआ कैथोड कौन हुआ। देखिए ये जो निगेटिव टर्मिनल से अटैच्ड है, ये इलेक्ट्रोड निगेटिव टर्मिनल से अटैच्ड होने के कारण ये इलेक्ट्रोड निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। कैसा चार्ज हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज्ड। और जो पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच्ड है ये कैसा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज्ड। ये कैसा हो गया, पॉजिटिवली चार्ज्ड। बहुत सिंपल है, जो निगेटिव टर्मिनल से अटैच्ड निगेटिवली चार्ज, जो पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच्ड वो पॉजिटिवली चार्ज। अभी हमने किसी को भी नाम एनोड कैथोड नहीं दिया, हम साबित करेंगे कौन एनोड होगा कौन कैथोड होगा। चलिए अब देखिए इसके अंदर में अब होगा क्या, उसको ज़रा हम लोग जांचने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एट पॉजिटिव टर्मिनल, एट पॉजिटिव टर्मिनल पे क्या होगा। चलिए देखिए, ये कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है कटायन और अनायन का बना हुआ, जैसे NaCl पॉजिटिव और निगेटिव, ये कटायन है, ये क्या है, अनायन है। बातों को समझें, कटायन एंड अनायन। तो हम आपको जनरल बता दे रहे हैं, जैसा भी इलेक्ट्रोलाइट देगा आप उसको इस पर अप्लाई कर लेंगे, Na पॉजिटिव Cl निगेटिव। अब आप इमेजिन कीजिए स्टूडेंट्स कि ये जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव पर तो जाएगा नहीं, रिपल्शन होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इस पॉजिटिव टर्मिनल पर, ध्यान दें, इस पॉजिटिव टर्मिनल पर मूव कौन करेगा, मूव करेगा अनायन। कौन मूव करेगा, ये ए निगेटिव क्या मूव करेगा, पॉजिटिव टर्मिनल पर अनायन। बात समझ रहे हैं। तो ये निगेटिव जब यहाँ पास जाएगा तो होगा क्या, फिनोमेना में क्या होगा, चलिए देखते हैं। ए निगेटिव जब उस पर गया, ए निगेटिव जब उस पर गया, अनायन जब उस पर गया, तो इसने क्या किया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन लॉस किया, सो दैट ये दोनों न्यूट्रल हो जाएं। तो ये यहाँ जब जाएगा पॉजिटिव वाला इससे इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ए निगेटिव मूव करके पॉजिटिव टर्मिनल पर जब गया है तो ये क्या बन गया, ए, एंड इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया। एक निगेटिव था इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन। बात समझ गए। चलिए अब जल्दी से बताइए, फंडामेंटल में हम लोग पढ़ चुके हैं, ये हो क्या रहा है, दिस इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। और जहाँ ऑक्सीडेशन होता है, हमने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पास लिखा भी था, जहाँ ऑक्सीडेशन होता है उसे ही क्या कहते हैं, एनोड। तो देखा आपने, जहाँ एनोड है वो ऑक्सीडेशन हो गया। अब आप ये कहेंगे कि ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो एनोड हुआ, पॉजिटिव टर्मिनल अब आपका क्या हो गया, अब आपका ये एनोड हो गया। याद कीजिए तो जरा, गैल्वेनिक सेल में निगेटिव टर्मिनल एनोड होता था, इसलिए अगर आप जहां पॉजिटिव निगेटिव के चक्कर में पड़ेंगे खुद भी कंफ्यूज होंगे और दूसरे को भी कंफ्यूजन में डालेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट अबाउट द कैथोड एंड एनोड इज द ऑक्सीडेशन एंड द रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड द रिडक्शन रिएक्शन। इसलिए इसको याद रखें स्टूडेंट्स, बाकी जो चीज़ें हैं वो अपने आप आ जाएंगी। कंसेप्ट को समझें तो एनोड वो होगा जहां ऑक्सीडेशन होगा, पॉजिटिव टर्मिनल हो या निगेटिव। रटने के लिए, याद करने के लिए आप जैसे याद कीजिए तो याद रखना है, एनोड पॉजिटिव टर्मिनल है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, लेकिन यही एनोड निगेटिव हो जाता था गैल्वेनिक सेल में। क्लियर है, अपोजिट होते हैं। चलिए, तो एक बात आपको पता चल गई। दूसरी चीज़, ये रिएक्शन जिस टर्मिनल पर हो रहा है वो एनोड साबित हो गया। तो अब हम इस टर्मिनल का कुछ नाम रखेंगे, उस एस्पेक्ट का कुछ नाम रखते हैं। जनरल ही जो आप पढ़ चुके हैं वही, तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, हम लोग इसको कहेंगे
हाफ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन या हाफ एनोड टर्मिनल। चलिए अब दूसरे पर आते हैं। दूसरा एस्पेक्ट क्या है आपका, दूसरा एस्पेक्ट है, बोलिए दूसरा एस्पेक्ट क्या है आपका, एट निगेटिव टर्मिनल, एट निगेटिव टर्मिनल। देखिए इस निगेटिव टर्मिनल पर, निगेटिव इलेक्ट्रोड पर क्या होगा, निगेटिव है तो निगेटिव को तो अट्रैक्ट करेगा नहीं, किसको अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव वाला इस निगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होकर के जाएगा। तो ये पॉजिटिव वाला इधर गया, बात समझ पा रहे हैं आप, देखिए ध्यान दें। तो पॉजिटिव वाला जब यहाँ जाएगा तो इस पर इलेक्ट्रॉन की क्या है, डेफिशिएंसी, सी पॉजिटिव पर इलेक्ट्रॉन की क्या है, डेफिशिएंसी। और ये निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन का, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन रिच है, तो एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, उससे इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और गेन करके ये बना लेगा सी, न्यूट्रल हो जाएगा। तो यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, बोलिए क्या हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। और जहाँ रिडक्शन होता है, जहाँ रिडक्शन होता है उसे क्या कहते हैं, कैथोड। देखा आपने, साबित हो गया। तो इसका, इस टर्मिनल को क्या कहेंगे, हाफ रिडक्शन रिएक्शन या हाफ कैथोडिक टर्मिनल। अब ये हाफ का क्राइटेरिया जब हम लोग कंप्लीट सेल रिएक्शन लिखेंगे तो नेट सेल रिएक्शन, याद रखें हाफ सेल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन शो होता है और कंप्लीट सेल रिएक्शन जब हम लोग लिखते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन शो नहीं होता चाहिए, नहीं होता है। तो कंप्लीट सेल रिएक्शन में देखिए लेफ्ट साइड, रिएक्टेंट साइड, 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, इधर से क्या बच गया, ए नेगेटिव, सी पॉजिटिव, ए नेगेटिव एंड सी पॉजिटिव। और प्रोडक्ट में क्या आया, एनोड प्लस कैथोड। एक जनरल रूल है केमिस्ट्री का, जब भी लिखा जाता है तो पॉजिटिव को पहले लिखा जाता है, देख रहे हैं आप, इसलिए इसको ज़रा हम अरेंज कर दें और इट कैन बी रिटन एज सी पॉजिटिव प्लस ए नेगेटिव गिव्स सी प्लस ए। सी पॉजिटिव और ए नेगेटिव जब मिला, एन पॉजिटिव और सी एल नेगेटिव जब मिलता है तभी तो NaCl बनता है। तो जब ये मिला तो ये क्या बन गया, Ca and it forms C plus A. This is the most important thing about the electrolytic cell. ये भूले मत स्टूडेंट्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हमने जनरल बता दिया, जिसका पूछे NaCl हो जो हो, आप बस कटायन अनायन पुट करते चले जाएं और ये आपको बनता चला जाएगा। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब ये जो एस्पेक्ट हमने बतलाया इसको याद रखने का एक क्राइटेरिया आपको हम एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि आपको एग्जामिनेशन में भी आसानी हो जाए। और उधर होप सो आपने बना लिया होगा तो उसको हम इरेज कर देते हैं। चलिए उसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए। एंड नाउ अब आपके सामने इसी एस्पेक्ट को और ज़्यादा आसान बनाने के लिए एक फ्लो चार्ट बताते हैं। तो देखिए जो फ्लो चार्ट है वो आपको हेल्प करेगा एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देखिए तो ज़रा हमने क्या किया, कटायन और अनायन, ये इलेक्ट्रोलाइट था, एक इलेक्ट्रोलाइट था, वो इलेक्ट्रोलाइट टूट गया कटायन और अनायन में। या ये कहिए कि इलेक्ट्रोलाइट इज मेड अप ऑफ कटायन एंड अनायन। कटायन को हमने सिंबल दिया C, अनायन को हमने सिंबल दिया A। कटायन एंड अनायन इज निगेटिवली चार्ज, कटायन इज पॉजिटिवली चार्ज। क्लियर है। अब देखिए कटायन किस पर जाता है, कटायन जाता है कैथोड पर, मूव्स टुवार्ड्स। बातों को समझते चलें, कटायन किधर मूव किया, कटायन किधर मूव किया, कैथोड पर। याद रखने का ट्रिक, C फॉर कटायन, C फॉर कैथोड। अनायन निगेटिवली चार्ज किधर मूव किया, मूव्स टुवार्ड्स एनोड, A फॉर एनोड, A फॉर अनायन। कोई रूल नहीं है, बस जस्ट पढ़ने और आपके सोचने के ऊपर डिपेंड करता है आप इसे कैसे याद रखते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ है जो हमने आपको बतलाने की कोशिश की है कि इस तरह से आप याद रख सकते हैं ताकि आप कन्फ्यूज़न से बच सकें। अब जो आपका कैथोड है वही तो वो जगह होता है जहाँ रिडक्शन होता है। कैथोड जहाँ होगा वो क्या बनाएगा, कैथोड फॉर्म्स रिडक्शन, या आप ये कह सकते हैं
कि वेयर ऑकर्स क्या होता है, रिडक्शन। और एनोड में क्या लिख सकते हैं, वेयर ऑकर्स, बोलिए, ऑक्सीडेशन। तो ये एक जनरल फ्लो चार्ट है जिससे आप याद रख सकेंगे स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन में आसानी के लिए। इतनी बात भी आप समझ गए। अब जब ये बात भी आप समझ गए तो अब जल्दी से हम लोग आते हैं इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा। गैल्वेनिक सेल का रिप्रेजेंटेशन हमने आपको बताया था कि सॉल्ट ब्रिज लगाते हैं और उसके बाद दोनों तरफ हम लोग, जैसे आपको याद दिला दें, Zn इन सॉलिड स्टेट ऑब्लिक Zn 2 पॉजिटिव इन एक्वस स्टेट, सॉल्ट ब्रिज। फिर इधर हम लोग आ जाते थे Cu इन सॉलिड स्टेट ऑब्लिक Cu 2 पॉजिटिव इन एक्वस स्टेट। तो यह हो गया आपका इलेक्ट्रोड और ये हो गया आपका इलेक्ट्रोड प्रोडक्ट, ये हो गया आपका कैथोड प्रोडक्ट, कैथोड, और बीच में क्या था, सॉल्ट ब्रिज। यही पहचान थी गैल्वेनिक सेल के रिप्रेजेंटेशन की। तो अब हम लोग कैसे पहचानेंगे कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। एग्जामिनेशन में ये सब आपको बना के देने वाला नहीं है। आपको कैसे दिया जाएगा, एक सेल का रिप्रेजेंटेशन होगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स सेल रिप्रेजेंटेशन को देख के समझ लेते हैं कि ये तो गैल्वेनिक सेल है। नो माय डियर स्टूडेंट्स, गैल्वेनिक सेल के रिप्रेजेंटेशन का एस्पेक्ट ये है सॉल्ट ब्रिज के साथ, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का अलग है। दोनों के रिप्रेजेंटेशन के डिस्टिंग्विश को समझना होगा। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो चलिए जल्दी से आप हेडिंग लगा लीजिए कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो आपने लिख लिया रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। देखिए जैसे बता रहे हैं उस चीज़ों को सीखते चले जाइए, अदरवाइज आपको फिर आगे प्रॉब्लम नहीं तो झेलना पड़ेगा। तो जब भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए स्टूडेंट्स, दो लाइन आप खींचेंगे, दिस इज नॉट सॉल्ट ब्रिज, बी केयरफुल। अब क्या होगा, लेफ्ट साइड जैसे उसमें था वैसे ही यहाँ भी है एनोड। लेफ्ट साइड क्या है, एनोड। फर्क को समझें, एनोड गैल्वेनिक सेल में निगेटिव टर्मिनल था, यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल है। देख पा रहे हैं आप, यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल है। क्यों है, कैसे, वो हमने बता दिया। निगेटिव पॉजिटिव से कभी याद नहीं रखना है। ये एनोड इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये आपका है कैथोड, राइट साइड में कैथोड होगा और लेफ्ट साइड में एनोड। ये तो दोनों में कॉमन है। कैथोड निगेटिवली चार्ज टर्मिनल होता है। अब देखिए बीच में क्या लिखना है, बीच में जो आपके एनोड और कैथोड के बीच का स्पेस है उसमें सबसे पहले लिखेंगे मीडियम कैसा है। आपने जो इलेक्ट्रोलाइट भरा है इसमें, इसका मीडियम कैसा है। जब आपने मीडियम लिख लिया तो मीडियम के बाद आप इसमें बदलाएंगे कि आपने कौन सा इलेक्ट्रोलाइट भरा है। मीडियम के बाद क्या लिखेंगे, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट भरा है। उसके बाद क्या लिखेंगे, उसका कंसंट्रेशन कितना लिया है और ये किस टेम्परेचर पर आप रिएक्शन परफॉर्म करा रहे हैं, ये लिखना है। सॉल्ट ब्रिज नहीं है ये, इस नहीं से तो पहचान आ जाता है, इधर इधर कोई भी रहे। बात समझ गए, यही पहचानना है, यही है बीच वाली चीज जिससे आप आइडेंटिफाई करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है या गैल्वेनिक सेल है। वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। अब आइए एनोड की तरफ। तो एनोड के एस्पेक्ट में हम लोग सबसे पहले किसको रिप्रेजेंट करेंगे, वैसे ही जैसे कि गैल्वेनिक को किया था। सबसे पहले दिखलाएंगे एनोड कौन है, फिर क्या दिखाएंगे, एनोड प्रोडक्ट क्या बना, एनोड प्रोडक्ट दिखाएंगे। देखिए एनोड कॉमा देंगे आप, एनोड प्रोडक्ट, ये लिखा हुआ मिलता है एग्जामिनेशन पेपर में। ये आपको करना पड़े तो आप इसको इस तरह से लिखेंगे। उसी तरह से आप इधर आए, इसका अपोजिट लिखेंगे। मतलब पहले लिखेंगे कैथोड प्रोडक्ट, क्या लिखेंगे, कैथोड प्रोडक्ट, कॉमा देके फिर क्या लिखेंगे, कैथोड टर्मिनल जो रहेगा वो आप इधर लिखेंगे। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये तो जनरल है, अब हम आपको रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं। चलिए देखिए रिप्रेजेंट करते हैं इसी क्राइटेरिया को जो अभी हमने डायग्राम में बना रखा है। फिर दो एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। हमने सबसे पहले क्या बताया, दो लाइन खींचेंगे, खींच दिया। मीडियम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मीडियम लिखेंगे। मीडियम में क्या क्या चीज़ हो सकती है, मीडियम में हो सकता है कि वो मॉल्टेन हो। अभी यहाँ पास हमने जो लिया है इसमें अगर वाटर के साथ रहेगा तो मीडियम होगा एक्वस। बातों को समझें, एक और एग्जांपल देंगे, मॉल्टेन या एक्वस, या कभी कभी क्वेश्चन में दिया रहता है
ईथर के साथ है तो आपका मीडियम क्या हो जाएगा, इथेरल सॉल्यूशन। आइदर मॉल्टन स्टेट होगा या एक्वस होगा, वाटर के साथ होगा, या नॉन एक्वस ईथर वगैरह के साथ हो सकता है। तो आपने क्या लिख दिया उसका, सबसे पहले मीडियम लिख दिया। अब क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रोलाइट। हमने इलेक्ट्रोलाइट तो जनरली लिया है। इलेक्ट्रोलाइट क्या है मेरा, कटायन और अनायन। जैसे जैसे NaCl है तो NaCl आप लिखेंगे। अब आपको क्या लिखना है, इसका कंसंट्रेशन। अब बहुत ध्यान देना है, अगर मॉल्टेन स्टेट में है, मॉल्टेन स्टेट में है तो याद रखें मॉल्टेन स्टेट में कंसंट्रेशन नहीं लिखना है। किसमें, मॉल्टेन स्टेट में। क्यों, मॉल्टेन स्टेट में चीज़ें प्योर फॉर्म में होती हैं, वाटर में डिज़ोल्व करके नहीं होती हैं। तो वाटर में जब डिज़ोल्व ही नहीं होगा तो हम उसका कंसंट्रेशन क्या लिखेंगे। कंसंट्रेशन तो तब लिखते हैं कि आपको ये बतलाना होगा कि वाटर में ये चीज़ कितने अमाउंट में डिज़ोल्व हुई। तो वाटर है ही नहीं, एक्वस रहेगा। अगर आपका एक्वस रहेगा तो आपको कंसंट्रेशन लिखना है। बात समझ गए। टेम्परेचर ये दिया रहेगा, ये सब टेम्परेचर आपको जो दिया रहेगा वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे, चाहे वो केल्विन में हो या सेल्सियस में हो, वो आप मेंशन कर देंगे। अब क्या किया हम लोगों ने, एनोड की तरफ, मेरा जो एनोड था वो हमने एनोड जो टर्मिनल है वो किसका लिया है, प्लैटिनम का। एनोड जो कि पॉजिटिव है, हमने कैसा लिया हुआ है, देखिए वहाँ डायग्राम में प्लैटिनम। और उस पर जो प्रोडक्ट गया, वो क्या गया, सी। उस पर जो प्रोडक्ट गया वो प्रोडक्ट मेरा कैसा जा रहा है, वो प्रोडक्ट मेरा जा रहा है इस एनोड, ये है सॉरी देखें, इस एनोड पर प्रोडक्ट क्या जा रहा है मेरा, ए। एनोड पर प्रोडक्ट क्या गया, ए। इधर क्या है आपका कैथोड। कैथोड कैसा है, कैथोड है आपका निगेटिव टर्मिनल। कैथोड भी प्लैटिनम का ही बना हुआ है, कैथोड भी प्लैटिनम का। और इस पर क्या जा रहा है, सी। क्या गया, सी। जब सी पॉजिटिव गया, इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो सी बन गया ना। ऐसे रिप्रेजेंट करना है। अब इमेजिन कर लीजिए एग्जाम्पल नंबर 2 में कि हम आपको NaCl देते तो आप कैसे रिप्रेजेंट करते। उसी तरह से 2 लाइन खींचेंगे। देखिए ध्यान दे बातों को। इधर क्या लिख देना है, एनोड पॉजिटिव टर्मिनल गैल्वेनिक सेल में। इधर क्या लिख देना है, कैथोड निगेटिव टर्मिनल गैल्वेनिक सेल में। और सबसे पहले बीच वाले को रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, मीडियम लिखेंगे। हमने आपको एक्वस नहीं दिया। मान लीजिए कि हमने कैसा मॉल्टेन दिया, कैसा दिया NaCl, मॉल्टेन। यहाँ पे आप मीडियम में क्या लिखेंगे, मॉल्टेन स्टेट। इलेक्ट्रोलाइट में क्या लिखेंगे, NaCl। चूंकि मॉल्टेन है इसलिए कंसंट्रेशन शो नहीं करेंगे, अभी फौरन बता चुके हैं। टेम्परेचर क्वेश्चन में गिवन रहेगा, वो टेम्परेचर आप यहाँ लिख देंगे। क्लियर हो गया। अब आइए लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पे आपका एनोड का प्लैटिनम है इलेक्ट्रोड, प्लैटिनम लिख दिया आपने। अब उधर क्या जाएगा, तो इस प्लैटिनम पर देखिए ध्यान दीजिए, निगेटिव वाला जा रहा है। निगेटिव का मतलब यहाँ से इमेजिन कीजिए पॉजिटिव एंड निगेटिव, यानी कि क्लोरीन यहाँ जाएगा। बात समझ पा रहे हैं आप। अगर ये NaCl होता तो कैसे टूटता, Na पॉजिटिव Cl निगेटिव, दिस इज कटायन, दिस इज अनायन। क्लोरीन जाता यहाँ, तो हम यहाँ पे क्या लिख देते, क्लोरीन। और इधर आते कैथोड, वो भी प्लैटिनम का बना हुआ है। और उधर क्या जाता, कैथोड पर क्या जाता, कैथोड कैसा है, निगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव वाला जा रहा है, यानी कि उधर क्या जाता, सोडियम। लेकिन हर बार क्लोरीन और सोडियम ऐसे ही जाए ये ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे इलेक्ट्रोड था इनर्ट, इसलिए ऐसा हुआ। और हमने स्टेट जो है इसका मॉल्टन रखा, इसलिए ऐसा हुआ। अगर ये एक्वस होता तो NaCl में आपको पहचानना होता है, प्रोडक्ट को गेस करना होता है, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट के क्या प्रोडक्ट होंगे। और इस पर बहुत क्वेश्चन आता है एग्जाम में, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस को आइडेंटिफाई करना। जब इनर्ट इलेक्ट्रोड होगा तो क्या होगा, एक्टिव इलेक्ट्रोड होगा तो क्या होगा, मॉल्टन स्टेट होगा तो क्या होगा, और एक्वस स्टेट होगा तो क्या होगा। दैट इज हम लोगों को ये जानना होगा कि इलेक्ट्रोलाइट्स किन किन फैक्टर्स पर उसके प्रोडक्ट डिपेंड करेंगे। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे स्टूडेंट्स। आज के लिए बेसिक के तौर पर इतना काफ़ी है, आप इसका जल्दी स्क्रीनशॉट ले लें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के किस किस फैक्टर पर उसका प्रोडक्ट डिपेंड करेगा, और फिर उसको हम लोग कैसे सॉल्व कर पाएंगे, इसको हम लोग जानेंगे।
उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। जो बात आपको नहीं समझ में आए कमेंट बॉक्स में भी लिखें ताकि हम उसको नेक्स्ट इसमें आपको क्लैरिफाई करा सकें। होप सो, टिल देन, गुड बाय।